ईरान युद्ध के बीच आज अमेरिका के राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप ने प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी को फोन किया। इस दौरान दोनों नेताओं के बीच करीब 40 मिनट तक बातचीत हुई। दोनों नेताओं ने अलग अलग क्षेत्रों में द्विपक्षीय सहयोग की समीक्षा की। दोनों देशों ने सभी क्षेत्रों में रणनीतिक साझेदारी को और मजबूत करने की प्रतिबद्धता जताई। साथ ही पश्चिम एशिया के हालात पर भी चर्चा की। पीएम मोदी और राष्ट्रपति ट्रंप ने इस बात पर जोर दिया कि हॉर्मुज स्ट्रेट खुला और सुरक्षित रहना चाहिए। अंतर्राष्ट्रीय मुद्रा कोष यानी आईएमएफ ने ईरान युद्ध की वजह से दुनिया में विकास का अनुमान घटा दिया है। आईएमएफ के मुताबिक 2026 में वैश्विक विकास की दर 3.1% रहेगी। इससे पहले जनवरी में आईएमएफ ने 3.3% विकास का अनुमान लगाया था। आईएमएफ ने कहा कि मिडिल ईस्ट का युद्ध आधुनिक समय में दुनिया का सबसे बड़ा ऊर्जा संकट बन गया है। दूसरी तरफ आईएमएफ ने युद्ध के बावजूद भारत के लिए विकास के अनुमान में थोड़ी बढ़ोतरी की है। 2026-27 में भारत की विकास दर 6.5% रहेगी। पहले आईएमएफ ने 6.4% का अनुमान लगाया था। महिला आरक्षण संशोधन विधेयक के साथ सरकार ने लोकसभा में सीटों की संख्या बढ़ाने का प्रस्ताव रखा है। इस प्रस्ताव के मुताबिक लोकसभा में कुल सीटें बढ़ाकर 850 की जाएंगी। इनमें से 815 सीटें राज्यों के लिए होंगी, जबकि 35 सीटें केंद्र शासित प्रदेशों के लिए। वर्तमान में लोकसभा में 543 सीटें हैं। सरकार 3 दिनों के संसद के विशेष सत्र में 33% महिला आरक्षण लागू करने के लिए संविधान संशोधन बिल लाने की योजना बना रही है। वाराणसी में टेरर फंडिंग को लेकर एक डॉक्टर और उसके बेटे से पूछताछ की गई। यूपी एटीएस के साथ मुंबई एटीएस और इंटेलिजेंस ब्यूरो ने वाराणसी के आदमपुर थाना क्षेत्र में यह दबिश दी। पठानी टोला इलाके में डॉक्टर आरिफ अंसारी और उसके 20 साल के बेटे अबू बकर से पिछले कई घंटों से पूछताछ हो रही है। दोनों पर जम्मू कश्मीर और पाकिस्तान के संदिग्धों से व्हाट्सएप संपर्क का आरोप है। छत्तीसगढ़ के सक्ती जिले में वेदांता के पावर प्लांट में बॉयलर ब्लास्ट हो गया। इस हादसे में 9 कर्मचारियों की मौत हो गई, जबकि 30 से ज्यादा घायल हैं। ब्लास्ट के बाद पूरे प्लांट परिसर में अफरा तफरी का माहौल बन गया। यह हादसा उस समय हुआ जब प्लांट में नियमित काम चल रहा था। अचानक तेज धमाके के साथ बॉयलर फट गया, जिससे आसपास काम कर रहे कर्मचारी इसकी चपेट में आ गए। विस्फोट इतना जबरदस्त था कि दूर तक इसकी आवाज सुनी गई और मौके पर मौजूद लोगों में दहशत फैल गई। पाकिस्तान में बिजली संकट और गहरा गया है। बिजली कटौती को लेकर लोगों के प्रदर्शन के बीच पावर डिवीजन ने पूरे देश में शाम के समय 2.25 घंटे लोड शेडिंग की घोषणा की है। हर रोज ये कटौती शाम 5 बजे के बाद होगी। पावर डिवीजन के अनुसार पीक आवर के दौरान बिजली की कटौती करने से दाम में बढ़ोतरी नहीं करनी पड़ेगी। डीएनए मित्रों, डीएनए में आज हम सबसे पहले इस वक्त की सबसे बड़ी खबर का विश्लेषण करेंगे। अब से कुछ देर पहले ही प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी और अमेरिका के राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप के बीच बातचीत हुई। फोन ट्रंप ने किया था। दोनों नेताओं के बीच 40 मिनट तक बात हुई और बड़ी बात यह कि इस बातचीत में ईरान को लेकर भी चर्चा हुई। इस वक्त अमेरिका दुनिया में अलग थलग पड़ा दिखाई दे रहा है। पाकिस्तान की मदद लेकर ट्रंप ने ईरान से वार्ता करने की कोशिश की, लेकिन ईरान के अविश्वास की वजह से इस वार्ता का कोई नतीजा नहीं निकल सका। हॉर्मुज ब्लॉकेज के लिए अमेरिका ने दुनिया के तमाम देशों से मदद मांगी है, लेकिन यूरोपीय सहयोगी उनका साथ देने को तैयार नहीं है और अब ट्रंप भारत की तरफ देख रहे हैं। आज आपको समझना चाहिए दिल्ली और वॉशिंगटन के बीच ये वार्ता इस वक्त पूरी दुनिया के लिए क्यों महत्वपूर्ण है। दोनों नेताओं के बीच क्या वार्ता हुई और क्या इस वार्ता का ईरान वॉर और तेल संकट पर असर पड़ सकता है। मित्रों, प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने खुद इस वार्ता की जानकारी देते हुए बताया, मुझे मेरे मित्र राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप का फोन आया। हमने विभिन्न क्षेत्रों में अपने द्विपक्षीय सहयोग में हुई महत्वपूर्ण प्रगति की समीक्षा की। हम सभी क्षेत्रों में अपनी व्यापक वैश्विक रणनीतिक साझेदारी को और मजबूत करने के लिए प्रतिबद्ध हैं। हमने पश्चिम एशिया की स्थिति पर भी चर्चा की और स्ट्रेट ऑफ हॉर्मुज को खोला और सुरक्षित बनाए रखने के महत्व पर जोर दिया। मित्रों, यहां पर सबसे महत्वपूर्ण बात यह है कि फोन जो है वो वॉशिंगटन से दिल्ली आया था। ट्रंप ने वार्ता के लिए प्रधानमंत्री मोदी को फोन किया। ये वार्ता 40 मिनट तक चली। इसका मतलब दोनों देशों के बीच काफी महत्वपूर्ण चर्चा हुई है। प्रधानमंत्री मोदी ने जो जानकारी दी उसके मुताबिक वार्ता के दौरान पश्चिम एशिया की स्थिति और स्ट्रेट ऑफ हॉर्मुज को खुला रखने पर भी चर्चा की गई। यानी अमेरिका अब स्ट्रेट ऑफ हॉर्मुज खुलवाने में भारत की मदद चाहता है। इस वक्त ट्रंप किसी भी तरह से इस वॉर को खत्म करना चाहते हैं और इसके लिए उन्हें एक ऐसे विश्वसनीय देश की जरूरत है जो अमेरिका का भी मित्र हो, इजराइल का भी सहयोगी हो और ईरान भी जिस पर भरोसा करता हो। और इस वक्त भारत ही वो क्षेत्रीय ताकत है जिसके इस युद्ध के सभी पक्षों से अच्छे ताल्लुकात हैं। मित्रों, पाकिस्तान ने अमेरिका और ईरान को साधने का दावा किया, लेकिन सच्चाई यह है सऊदी अरब में सेना तैनात करने के बाद
पाकिस्तान पर भरोसा करना ईरान के लिए आसान नहीं है। इसके लिए इजराइल से पाकिस्तान की नहीं बनी। तुर्की भी इजराइल को दुश्मन नंबर 1 मानता है। ऐसे में अमेरिका को भारत में उम्मीद नजर आ रही है। भारत में अमेरिका के राजदूत सर्जियो गोर ने प्रधानमंत्री मोदी के पोस्ट को साझा करते हुए इस वार्ता को सकारात्मक और सार्थक बताया। यानी जिस मुद्दे पर दोनों नेताओं के बीच बातचीत हुई, उससे अमेरिका की उम्मीदें बढ़ी हैं। मित्रों, आज आपको समझना चाहिए आखिरकार अमेरिका भारत पर इतना भरोसा क्यों दिखा रहा है। अमेरिका को क्यों लगता है भारत ईरान और अमेरिका के बीच छिड़ी इस जंग में बड़ा रोल अदा कर सकता है। आज भारत में ईरान के राजदूत डॉक्टर मोहम्मद फताली ने एक दावा किया, हॉर्मुज स्ट्रेट से गुजरने वाले भारतीय टैंकरों ने ईरान को कोई टोल नहीं दिया है। ईरान के राजदूत ने कहा, इस मुश्किल समय में हमारे संबंध अच्छे हैं। हमारा मानना है कि ईरान और भारत के हित और भविष्य एक दूसरे से जुड़े हुए हैं। ईरान के राजदूत ने बताया, ईरान के विदेश मंत्री ने भारत को उन 5 देशों में गिना है जिसे ईरान अपना मित्र मानता है। ईरान के राजदूत ने दावा किया, ईरान के बड़े नेता आगे भी भारत के साथ ऐसी ही मित्रता को बनाए रखना चाहते हैं। आपकी भारत से क्या बातचीत हुई है? क्या भारत के जहाजों को होर्मुज में बिना किसी टोल के निकलने की इजाजत मिलेगी? ईरान और भारत के अच्छे संबंध हैं और इस मुद्दे पर हमारी अच्छी बातचीत है। इस मुद्दे पर ईरान में हमारे संबंधित लोग फैसला लेंगे। आप जानते हैं इस समय होर्मुज के हालात काफी अस्थिर हैं। मित्रों, ईरान जैसा भरोसा भारत पर दिखा रहा है, उतना भरोसा किसी ऐसे देश पर नहीं दिखा रहा जो अमेरिका और इजराइल का भी मित्र हो। यही वजह है कि अमेरिका को भारत में उम्मीद की किरण नजर आ रही है। इस वक्त अमेरिका और ईरान के बीच सीजफायर चल रहा है, लेकिन सच्चाई यह है अब अमेरिका ने ईरान के खिलाफ नया मोर्चा खोल दिया है। अमेरिका स्ट्रेट ऑफ हॉर्मुज में अपनी ताकत बढ़ा रहा है और जो कुछ युद्ध से हासिल नहीं कर पाया उसे ईरान का नेवल ब्लॉकेट करके हासिल करने की कोशिश कर रहा है। और इसके लिए अमेरिका ने इतनी बड़ी नौसेना स्ट्रेट ऑफ हॉर्मुज के रास्ते पर तैनात कर दी है जितनी दुनिया के कई देशों की कुल सेना नहीं होती। आज आपको जानना चाहिए अमेरिका ने इतने ज्यादा जहाज स्ट्रेट ऑफ हॉर्मुज के पास क्यों जमा किए हैं और क्या अमेरिका की घेराबंदी वो मकसद हासिल कर पा रही है जिसके लिए ट्रंप ने इतने जहाज हॉर्मुज के पास उतारे। इस वक्त स्ट्रेट ऑफ हॉर्मुज से बाहर निकलने वाले जहाजों को रोकने के लिए अमेरिका ने जो बेड़ा तैनात किया है उसे एयरक्राफ्ट कैरियर यूएसएस अब्राहम लिंकन लीड कर रहा है। इसके अलावा 11 डिस्ट्रॉयर्स तैनात हैं। डिस्ट्रॉयर ऐसे तेज और ताकतवर युद्धपोत होते हैं जो दुश्मन के जहाज, मिसाइल, पनडुब्बी और हवाई हमलों को नष्ट करने के लिए बनाए जाते हैं। अमेरिका ने यहां पर 3 एम्फीबियस असॉल्ट शिप तैनात की हैं। ऐसे युद्धपोतों को समुद्र से सीधे जमीन पर हमला करने के लिए बनाया जाता है। यानी ये कोई आम जहाज नहीं होते बल्कि चलता फिरता मिलिट्री बेस होता है। हॉर्मुज की नाकेबंदी के लिए तैनात यूएसएस अमेरिका, यूएसएस बॉक्सर और यूएसएस बाटान को तैनात किया गया है। ऐसे युद्धपोतों में हेलीकॉप्टर, फाइटर जेट, मरीन कमांडो, टैंक और बख्तरबंद गाड़ियां मौजूद रहती हैं। यानी ईरान पर इनसे जमीनी हमला भी किया जा सकता है। इसके अलावा अमेरिका ने यहां एक तटीय युद्धपोत की भी तैनाती की है। यह ऐसा हल्का, तेज और फुर्तीला युद्धपोत है जो समुद्र के किनारे यानी उथले पानी में लड़ाई के लिए बनाया जाता है और तट के पास तेज एक्शन कर सकता है। इस तरह से अमेरिका के 16 खतरनाक वॉरशिप हॉर्मुज की नाकेबंदी कर रहे हैं, लेकिन अमेरिका ने अपने शिप सीधे स्ट्रेट ऑफ हॉर्मुज में नहीं उतारे। अमेरिकी युद्धपोतों की तैनाती इस तरह की गई है कि हॉर्मुज से निकलने वाले हर जहाज की निगरानी हो सके, जरूरत पड़ने पर उसे रोका या नष्ट किया जा सके। डीएनए मित्रों, अमेरिका की इतनी तैयारी के बावजूद आज चीन और ईरान दोनों के टैंकर स्ट्रेट ऑफ हॉर्मुज से निकल गए, यानी अमेरिका की तैयारी धरी की धरी रह गई। ट्रंप ने दावा किया था वो ईरान और टैक्स देने वाले टैंकरों को यहां से नहीं गुजरने देंगे। ट्रंप की कोशिश थी इस रास्ते को रोककर ईरान की आर्थिक ताकत को पूरी तरह खत्म कर दिया जाए, जिससे उसे आसानी से झुकाया जा सके। लेकिन चीन और ईरान के टैंकरों का हॉर्मुज से सही सलामत निकलना बताता है अमेरिका के राष्ट्रपति ट्रंप की योजना फेल हो रही है और इसीलिए अब उनको भारत की जरूरत महसूस हो रही है। लेकिन भारत की नीति साफ है, वो युद्ध रुकवाने का समर्थक है, लेकिन वो ईरान और अमेरिका दोनों से अपने संबंधों को ध्यान में रखकर देश हित में फैसला लेगा। आज ट्रंप का फोन प्रधानमंत्री मोदी के पास आया, लेकिन इससे पहले युद्ध के दौरान प्रधानमंत्री मोदी 2 बार ईरान के राष्ट्रपति से फोन पर बात कर चुके हैं। यानी प्रधानमंत्री अमेरिका और ईरान दोनों के संपर्क में है। मित्रों, अब हम मिडिल ईस्ट में छिड़ने वाली नई वॉर का विश्लेषण करेंगे। इस वक्त अमेरिका और ईरान के बीच तनाव के बीच सीजफायर जारी है। इजराइल भी ईरान के खिलाफ सीजफायर का पालन कर रहा है, लेकिन ईरान से युद्ध रुकने के बाद
इजराइल के टारगेट पर एक नया देश आ गया है। ये एक बड़ा खतरा है और इस खतरे को खुद तुर्की ने दावत दी है। मित्रों, तुर्की के राष्ट्रपति एर्दोआन ने इजराइल पर हमले की धमकी दी है। आज आपको समझना चाहिए इजराइल पर तुर्की को इतना गुस्सा क्यों आया कि राष्ट्रपति एर्दोआन ने सीधे इजराइल पर हमले की धमकी दे दी, और क्या ऐसा करके तुर्की इजराइल को वो मौका दे रहा है जिसके बेंजामिन नेतन्याहू को काफी वक्त से तलाश थी। आज आपको यह भी समझना चाहिए तुर्की और इजराइल के हित कहां-कहां टकरा रहे हैं और एक जमाने में सामान्य रिश्ते रखने वाले दो मुल्क अचानक क्यों दुश्मन बन गए, और अगर वाकई इजराइल और तुर्की के बीच युद्ध हुआ तो दोनों देशों की सेनाओं में कौन सी सेना ज्यादा ताकतवर साबित होगी। सबसे पहले आप तुर्की के राष्ट्रपति एर्दोआन का तनाव बढ़ाने वाला ये बयान सुनिए। इजराइल फिलिस्तीन में जो कर रहा है हमें उसे रोकने के लिए मजबूत रहना चाहिए। ठीक वैसे ही जैसे हम नागोर्नो काराबाख में घुसे थे और लीबिया में घुसे थे, वैसे ही हम इजराइल में भी घुस सकते हैं। हमें रोकने वाली कोई चीज नहीं है। मित्रों, तुर्की के राष्ट्रपति इजराइल के खिलाफ युद्ध छेड़ने के लिए तैयार है। जिस तरह आर्मेनिया और अजरबैजान के संघर्ष में उन्होंने अजरबैजान का साथ दिया था, आज वैसे ही वो इजराइल के खिलाफ खड़े हो गए। लेकिन अब तक सिर्फ वैचारिक रूप से वो इजराइल पर हमले की धमकी तो कई बार दे चुके हैं, लेकिन हमला करने की हिम्मत नहीं जुटा पा रहे। तो क्या अब तुर्की की सेना इजराइल पर हमला करेगी? इससे पहले भी एर्दोआन लेबनान के मुद्दे पर इजराइल को धमकी दे चुके हैं। तब एर्दोआन ने कहा था अगर पाकिस्तान सीज फायर नहीं करवाता तो तुर्की भी युद्ध में उतर जाता, यानी लेबनान में इजराइल के हमलों के खिलाफ अपनी सेना उतार देता। मित्रों, एर्दोआन ने यह भड़काऊ बयान इंटरनेशनल कॉन्फ्रेंस ऑफ एशियन पॉलिटिकल पार्टीज में दिया। यह एक ऐसा मंच है जहां एशिया के अलग अलग देशों की राजनीतिक पार्टियां एक साथ बैठकर चर्चा करती हैं। सारी दुनिया के सामने ऐसा बयान देकर एर्दोआन ने अपने इरादे तो जाहिर कर दिए, लेकिन जो कुछ एर्दोआन ने बोला, क्या वाकई वो ऐसा करने की हिम्मत और ताकत रखते हैं? क्या वाकई एर्दोआन इजराइल पर हमला कर सकते हैं? ये सवाल इसलिए भी खड़े हो रहे हैं क्योंकि लेबनान और फिलिस्तीन पर इससे पहले भी एर्दोआन इजराइल के खिलाफ भड़काऊ बयानबाजी कर चुके हैं, लेकिन आज तक इजराइल का रुख नहीं बदला है। लेकिन इस बार एर्दोआन के बयान से इजराइल काफी भड़क गया है। इजराइल के हेरिटेज मिनिस्टर अमिचाई एलियाहू ने एर्दोआन के बयान का फौरन जवाब दिया। इजराइल के मंत्री ने एर्दोआन को तानाशाह करार दिया और अब संसद में तुर्की के साथ राजनयिक संबंध तोड़ने का प्रस्ताव लाने की कोशिश की जा रही है। नेतन्याहू के मंत्री ने तुर्की पर गंभीर आरोप लगाते हुए कहा, तुर्की जो उत्तरी साइप्रस पर कब्जा करता है और पूर्व में कुर्द क्षेत्रों को नियंत्रित करता है, हमें नैतिकता सिखाने का साहस करता है। तुर्की जिसने आर्मेनियन नरसंहार पर अपनी अर्थव्यवस्था बनाई, हम पर नरसंहार का आरोप लगाने का साहस करता है। तुर्की जो जबरन इस्लामीकरण कराता है, हमें मानवाधिकारों पर लेक्चर देने का साहस करता है। सरकार को तुर्की के साथ राजनयिक संबंध तोड़ देने चाहिए। मित्रों, दो देशों के बीच राजनयिक संबंध तोड़ने की बातें युद्ध काल जैसी स्थिति में की जाती हैं, लेकिन इस वक्त तुर्की इजराइल पर हमले की ओर, इजराइल तुर्की से संबंध तोड़ने की बात कर रहा है। तुर्की ने नेतन्याहू को आधुनिक हिटलर कहा है, जबकि इजराइल एर्दोआन को तानाशाह बता रहा है। मतलब चीजें बहुत अच्छी नहीं चल रही। इजराइल और तुर्की के बीच युद्ध छेड़ने की धमकियों के बीच आज आपको उन क्षेत्रों के बारे में भी जानना चाहिए जहां पर इन दोनों देशों के हित टकराते हैं, और एक छोटी सी चिंगारी भी ताकतवर देशों के बीच युद्ध की चिंगारी को भड़का सकती है। सीरिया में तुर्की उत्तरी सीरिया में तैनात मौजूदगी को बढ़ाकर कुर्द समूहों को नियंत्रित करना चाहता है, जबकि इजराइल सीरिया में ईरान के बचे हुए ठिकानों पर हमले करता है और सीरिया को कमजोर रखना चाहता है, क्योंकि इसे उससे जिहादी बैकग्राउंड वाली अल शरा सरकार पर भरोसा नहीं है। पूर्वी भूमध्य सागर में इजराइल और तुर्की के बीच गैस संसाधन और समुद्री सीमा की लड़ाई जारी है। यहां पर इजराइल ने तुर्की के खिलाफ ग्रीस और साइप्रस से गठबंधन किया है। तुर्की इसे अपने लिए खतरा मानता है। इसके जवाब में तुर्की ने लीबिया के साथ हाथ मिलाया है। फिलिस्तीन और गाजा विवाद में तुर्की हमास का समर्थन करता है, जबकि इजराइल इसे सुरक्षा को खतरा मानता है। तुर्की मिडिल ईस्ट और आसपास के इलाके में ऑटोमन साम्राज्य जैसा प्रभाव बढ़ाना चाहता है, जबकि इजराइल तुर्की को नया ईरान यानी मिडिल ईस्ट के लिए खतरा मानता है। अब तुर्की ने इजराइल को धमकी दी है, वो नागोर्नो काराबाख और लीबिया की तरह इजराइल में भी घुस सकते हैं। आज आपको जानना चाहिए तुर्की ने काराबाख और लीबिया में क्या किया था। मित्रों, नागोर्नो काराबाख में तुर्की ने आर्मेनिया के खिलाफ अजरबैजान का पूरा साथ दिया था। अजरबैजान को तुर्की से मिले बायर कतार ड्रोन युद्ध के गेम चेंजर साबित हुए। अजरबैजान ने इनसे आर्मेनियाई टैंकों, तोपों और सैनिकों को भारी नुकसान पहुंचाया। तुर्की ने युद्ध के वक्त अजरबैजान में सैन्य सलाहकार भेजे, खुफिया जानकारी दी और अजरबैजान की सेना को ट्रेनिंग दी। आर्मेनिया के खिलाफ युद्ध के लिए तुर्की ने सीरिया में भाड़े के सैनिकों की भर्ती की
और उनको अजरबैजान के समर्थन में युद्ध करने के लिए भेजा। इसके अलावा आर्मेनिया ने तुर्की पर इस युद्ध में अपने F-16 लड़ाकू विमानों के इस्तेमाल का आरोप भी लगाया। इसका नतीजा ये निकला, अजरबैजान ने पूरे नागोर्नो काराबाख पर कब्जा कर लिया। तुर्की की मदद से अजरबैजान की सेना बहुत मजबूत हो गई। एर्दोआन कई बार इसको अपनी सफलता बता चुके हैं। जबकि लीबिया में 2020 में तुर्की ने सलाहकार, ट्रेनिंग टीमें और सैकड़ों सैनिक भेजे। विदेश में सैनिक भेजने के लिए बाकायदा तुर्की की संसद से मंजूरी ली गई। लीबिया में एक तरफ UN मान्यता प्राप्त सरकार थी जिसका साथ तुर्की ने दिया, जबकि दूसरी तरफ खलीफा हफ्तार की सेना को रूस, इजिप्ट और UAE का सपोर्ट मिला। तुर्की ने त्रिपोली में सैनिकों के साथ साथ TB2 ड्रोन, हथियार, गोला बारूद भेजा। नौसेना के जहाजों और खुफिया जानकारी से सरकार की मदद की। तुर्की की मदद से मान्यता प्राप्त सरकार ने हफ्तार की सेना को त्रिपोली से बाहर खदेड़ दिया और अब वो ऐसे ही इजराइल के साथ भी करने की धमकी दे रहे हैं। लेकिन क्या आर्मेनिया और लीबिया के खिलाफ हफ्तार की सेना की तुलना इजराइल की सेना से की जा सकती है? जो कुछ तुर्की के इन छोटे देशों के खिलाफ किया, क्या इजराइल के खिलाफ ऐसा मोर्चा खोलने की हिम्मत एर्दोआन कर सकते हैं? इसे समझने के लिए आपको इजराइल और तुर्की की ताकत का तुलनात्मक विश्लेषण भी देख लेना चाहिए। तुर्की के पास लगभग 4 लाख सक्रिय सैनिक और 3 लाख से ज्यादा रिजर्व बल है, जबकि इजराइल के पास लगभग 2 लाख सक्रिय सैनिक हैं, लेकिन उसके पास 4 लाख से ज्यादा रिजर्व सैनिक हैं। तुर्की के पास लगभग 2500 टैंक हैं, जबकि इजराइल के पास लगभग 1600 मरकावा टैंक हैं, जो तकनीकी रूप से अधिक उन्नत माने जाते हैं। वायुसेना में तुर्की के पास लगभग 260 F-16 लड़ाकू विमान हैं, जबकि इजराइल के पास 300 से ज्यादा लड़ाकू विमान हैं, जिनमें लगभग 40 F-35 स्टेल्थ जेट शामिल हैं, जिससे तकनीकी बढ़त इजराइल को ज्यादा मिलती है। ड्रोन क्षमता की बात करें तो तुर्की के पास हजारों बायर-कतार TB2 और अकिंजी जैसे सशस्त्र ड्रोन हैं, जबकि इजराइल के पास हेरोन और हर्मीस जैसे उन्नत ड्रोन सिस्टम हैं। तुर्की की नौसेना में 16 युद्धपोत हैं और 10 से 12 पनडुब्बियां शामिल हैं, जबकि इजराइल के पास 6 उन्नत डॉल्फिन क्लास पनडुब्बियां और 15 से 20 प्रमुख युद्धपोत हैं। मिसाइल रक्षा में तुर्की के पास सीमित संख्या में S-400 सिस्टम है, जबकि इजराइल के पास आयरन डोम, डेविड स्लिंग और एरो जैसी रक्षा प्रणालियां मौजूद हैं। तुर्की के पास कोई परमाणु हथियार नहीं है, जबकि इजराइल के पास लगभग 80 परमाणु वॉरहेड मौजूद हैं। रक्षा बजट में तुर्की लगभग 20 से 25 अरब डॉलर सालाना खर्च करता है, जबकि इजराइल लगभग 24 से 30 अरब डॉलर खर्च करता है और इसके अलावा उसे अमेरिका से लगभग 4 अरब डॉलर वार्षिक सैन्य सहायता मिलती है। मतलब साफ है, तुर्की संख्या और पारंपरिक सैन्य आकार में बड़ा है, जबकि इजराइल तकनीक, हवाई क्षमता, मिसाइल रक्षा और रणनीतिक प्रतिरोध क्षमता में आगे है। तुर्की एक तरफ नेटो का सदस्य है, जबकि इजराइल अमेरिका का मित्र है। यानी अगर इन दोनों देशों के बीच संघर्ष हुआ तो अमेरिका की भूमिका निर्णायक हो सकती है। लेकिन यह बात भी तय है, अगर तुर्की ने इजराइल जैसे देशों पर पहले हमला किया तो शायद उसको नेटो का समर्थन ना मिले और तुर्की की लड़खड़ा रही अर्थव्यवस्था इजराइल से युद्ध को ना संभाल पाए। यानी एर्दोआन बयानबाजी से आगे बढ़े तो संकट में पड़ सकते हैं और इजराइल को तुर्की से युद्ध का मौका मिल सकता है। मित्रों, अब हम आपके लिए मेड इन इंडिया का घरेलू विश्लेषण करेंगे। मेड इन इंडिया का मतलब देश में काम करने वाली मेड यानी घरेलू सहायिका से है, जिनके बिना हजारों लाखों घरों में खाना नहीं बनता, जो आज लाखों परिवारों के लिए जरूरत है, लेकिन आज इनकी चर्चा काम की वजह से कम, हंगामे की वजह से ज्यादा हो रही है। मित्रों, नोएडा के सेक्टर 121 यानी सेक्टर 121 की क्लियो काउंटी सोसाइटी के बाहर आज जमकर हंगामा हुआ। यह हंगामा सोसाइटी में काम करने वाली मेड को मिलने वाले मेहनताने को लेकर हुआ। सुबह 7:30 बजे के करीब सोसाइटी में काम करने वाली मेड ने अपनी सैलरी और छुट्टी बढ़ाने की मांग को लेकर प्रदर्शन शुरू कर दिया। देखते ही देखते यह प्रदर्शन हंगामे में बदल गया। पत्थरबाजी के बाद पुलिस को लाठीचार्ज करना पड़ा। सोसाइटी में लोग सुकून से रहने के लिए आते हैं, लेकिन सुबह सुबह सोसाइटी के बाहर युद्ध का मैदान बन गया। आखिर ये कौन लोग हैं जो प्रदर्शन में शामिल होकर पत्थर चला रहे थे? घर संभालने में साथ देने वाले हाथ में पत्थर किसने थमाए? कौन लोग हैं जो मेड के प्रदर्शन में हिंसा फैला रहे थे? मित्रों, हमारे देश में जितनी तेजी से इमारतें बन रही हैं, उतनी तेजी से ही मेड यानी घरेलू सहायिकाओं की अहमियत बढ़ रही है। मेड वाला सेक्टर देश का शायद इकलौता ऐसा सेक्टर है जहां रोजगार ही रोजगार है, नौकरियां ही नौकरियां हैं, लेकिन इतने लोग नहीं हैं, और जो लोग हैं भी उनमें से एक वर्ग ऐसा है जो काम छोड़कर सड़कों पर उतर गया, प्रोपेगेंडा का शिकार बन गया, किसी के बहकावे में आकर पत्थर चलाने लगा, एक विकसित शहर को अस्थिर करने में अपनी ताकत लगाने लगा। कल इसी नोएडा में मजदूरों ने प्रदर्शन किया था और आज अचानक मेड भी सड़कों पर उतर पड़ी।
मजदूरों ने अपना वेतन बढ़ाने की मांग की थी, आज मेड भी वेतन बढ़ाने की मांग करने लगी, जिसका कोई नियम है ही नहीं। आज आपको जानना चाहिए कि कैसे रातों रात नोएडा को अस्थिर करने की साजिश हुई। वो नोएडा जो यूपी का सबसे प्रमुख औद्योगिक शहर है, वो नोएडा जो देश का आईटी और मैन्युफैक्चरिंग हब है, वो नोएडा जो यूपी की इकोनॉमी में सबसे ज्यादा योगदान करता है। कल वेतन बढ़ाने के नाम पर मजदूर सड़क पर उतरे। उसके बाद रात तक मजदूरों की मांग काफी हद तक मान ली गई। उनका न्यूनतम वेतन बढ़ाने का फैसला ले लिया गया। लेकिन उसके बाद आज सुबह मेड यानी घरेलू सहायिकाएं सड़कों पर उतर गई। ये प्रदर्शन शांतिपूर्ण होने के बदले पत्थरबाजी में बदल गया। नोएडा क्लियो काउंटी सोसाइटी 121, यहाँ पे भी भैया सैलरी के ऊपर ड्रामा हो रहा है। फैक्ट्री में काम करने वाले कामगारों को मजदूरी मिलती है, सरकार उनकी न्यूनतम मजदूरी तय करती है, लेकिन घरों में काम करने वाली जो घरेलू सहायिकाएं हैं उनकी कोई न्यूनतम मजदूरी नहीं होती है। उनका मेहनताना सामान्य रूप से काम पर रखने वाले परिवार और उनके बीच आपसी सहमति से ही तय होता है। अगर मेड को लगता है कि उन्हें कम पैसा मिल रहा है तो उनकी मर्जी है कि वो उस घर में काम नहीं करें, लेकिन नोएडा की इस सोसाइटी में काम करने वाली घरेलू सहायिकाओं का कहना है कि उन्हें भी फैक्ट्री के कामगारों की तरह समझा जाए, उन्हें भी वही सैलरी मिले जो मजदूरों के लिए तय की गई। आए साल सबका पैसा बढ़ता है, लेकिन ये लोग हमारा नहीं पैसे बढ़ाते हैं। छुट्टी भी हमें 2 अलाउड है, वरना हमें 3-4 छुट्टी चाहिए। हमारा ये घर में झाड़ू छोटा टावर 5000 चाहिए। मेरी कागजात है 12 घंटे की 12,000 है, 15,000 तो होनी चाहिए कम से कम। 2500 में काम कर रहे हैं, झाड़ू पोछा करता है, और मुझे खाली झाड़ू पोछा के 5,000 चाहिए। हमको सरकार ऊपर आदेश दिया है 783 रुपए के आदेश है, हमारा वो मजदूरी दे काम करा। अभी मेड्स को खींचा किसने? खींचा इसलिए क्योंकि जो 1-2 थी आप मान रही है ना खींचा इसलिए खींचा, मेरी बात सुनिए, क्योंकि मैडम लोग जबरदस्ती मेड को पकड़ के ले जा रही थी, वो जाना नहीं चाहती थी उनके साथ, तो इसलिए हम लोगों ने खींचा, जो नहीं जाना चाहती थी उनको। मित्रों, श्रम के महत्व के बारे में दुनिया भर के विद्वानों ने बताया है। महात्मा गांधी ने श्रम को लेकर कहा था, श्रम अमूल्य है, सोना नहीं, यानी श्रम का महत्व सोने से भी ज्यादा बताया गया था। मेहनत से काम करने वाले सभी लोगों को सम्मान मिलना चाहिए, उन्हें उनका उचित पारिश्रमिक भी मिलना चाहिए। लेकिन क्या पारिश्रमिक की मांग को लेकर इस तरह हंगामा किया जा सकता है, वो भी उस समय जब नोएडा में पहले से आग लगी हुई है? क्या ये सिर्फ संयोग है कि मजदूरों की तरह मेड भी सड़कों पर उतर गई, या फिर इसके पीछे कोई साजिश है? अचानक एक दिन में ऐसा क्या हुआ कि सोसाइटी में काम करने वाली घरेलू सहायिकाएं एकजुट होकर सुबह के समय प्रदर्शन के लिए पहुंच गईं? अगर पैसे को लेकर कोई विवाद होता तो 2-4 फ्लैट में होता। सभी मेट्स को अचानक ये ख्याल कैसे आया कि उन्हें कम पैसा मिल रहा है, उन्हें कम छुट्टियां मिल रही हैं? आपको इस हंगामे पर सोसाइटी के निवासियों को भी सुनना चाहिए। ऐसा लगता है कि कुछ होते हैं हर जगह एक शरारती तत्व जो आके अच्छे खासे माहौल को ख़राब करने की कोशिश कर रहे हैं। ऐसा कुछ भी नहीं है। कभी अगर किसी को भी ऐसा लगता है कि उनको पे उनके अकॉर्डिंग नहीं मिल रहा है तो वो अपने ओनर से बात करेंगी। तो मुझे लगता है ये कहीं ना कहीं कोई साजिश है। 8 बजे सब मेट्स अपना एक प्लान करके प्री प्लान करके यहाँ पे आई हैं, इकट्ठा हुई हैं। मैं एक बात करने गया, मैंने उन्हें समझाया भी, कुछ मेट समझ गई और फिर कुछ लड़के आ गए और उन्होंने पथराव चालू करा है, जो कि ये बहुत ही प्री प्लान्ड है कि यहाँ कैसे एक डर का माहौल पैदा किया जाए। सडनली मेट्स का इतना डाइवर्ट होना, एकदम एक्शन ले लेना, इस तरीके की एक्शन, मतलब आई विल नॉट, मुझे नहीं लगता कि ये टॉलरेबल है। 8-10 लोग ऐसे थे जो ज़बरदस्ती इन सब को ना इसमें आग लगाने का काम कर रहे थे। मुझे लगता है कि शायद एक पॉलिटिकल एजेंडा हो सकता है इसके पीछे। मित्रों, मेड के न्यूनतम वेतन का मुद्दा सुप्रीम कोर्ट में भी उठा था। 29 जनवरी 2026 को घरेलू कामगारों के लिए न्यूनतम वेतन तय करने की मांग वाली जनहित याचिका पर सुप्रीम कोर्ट में सुनवाई हुई थी। कोर्ट ने साफ किया था यह मुद्दा सिर्फ अधिकारों का नहीं बल्कि इसके सामाजिक और आर्थिक असर का भी है। चीफ जस्टिस ने आशंका जताई कि अगर न्यूनतम वेतन तय किया गया तो कई लोग घरेलू कामगार रखना ही बंद कर देंगे और इससे सबसे ज्यादा नुकसान उन्हीं कामगारों का होगा।
नोएडा की जिस सोसाइटी में हंगामा हुआ वहां कई ऐसी मेड भी हैं जो अपने पारिश्रमिक से संतुष्ट हैं। उन्हें सोसाइटी में रहने वाले लोगों से कोई दिक्कत नहीं है। उन्होंने भी आज के हंगामे को गलत बताया। क्या जिस तरह की घटना हुई ऐसा होना चाहिए था? बिल्कुल नहीं होना चाहिए था। काम के हिसाब से जितने पैसे होते हैं आपके पैसे मिलते हैं, एक्स्ट्रा भी मिलते हैं। गाड़ियां तोड़ी गई, आपको लगता है ये वाजिब है या इस तरह से तनख्वाह बढ़ेगी? नहीं, ये गलत है, ऐसे नहीं तनख्वाह बढ़ेगी। प्यार से बोलोगे तभी तनख्वाह खुद ही बढ़ा देते हैं लोग। जो भी तुम्हारे साथ दिक्कत परेशानी थी तो अंदर जाके बोलते हैं, ये बहुत गलत किया। मेरी सैलरी तो मतलब पहले से भी ठीक ठाक है और उससे मुझे कोई दिक्कत नहीं है। जो खुले में हम लोग काम करते हैं उसका हम लोगों का अच्छा पैसा मिल जाता है। पैसा तो भैया बढ़ा हुआ है ऑलरेडी, जितने रेट पड़े हैं उतने ही मिलते हैं और एकदम बढ़िया ज़्यादा ही दे देते हैं जो लोग। मित्रों, महानगरों में घरेलू सहायिकाओं का मेहताना आमतौर पर डिमांड और सप्लाई के आधार पर तय होता है। वो किसी एक घर से बंधी नहीं रहती। छोटे शहरों और गांवों में घरेलू सहायिका आमतौर पर जीवन भर एक परिवार से बंधी रहती हैं। वो परिवार भी उन्हें अपने सदस्य की तरह ही मानता है। जरूरत के समय परिवार अपनी घरेलू सहायिका की मदद के लिए तैयार रहता है, लेकिन महानगरों में ये हिसाब नहीं है। जिस मेड को ये लगता है कि उसे किसी दूसरे फ्लैट में ज्यादा पैसा मिल रहा है, वो वहीं काम शुरू कर देती है। ऐसा भी नहीं है कि उन्हें काम नहीं मिलता। दूसरे किसी काम में भले ही बेरोजगारी हो, लेकिन मेड को काम पर रखने के लिए हमेशा 2-4 परिवार तैयार रहते हैं, क्योंकि महानगरों की भागदौड़ भरी जिंदगी में मेड की मदद के बिना घर चलाना नामुमकिन है। जब ऐसी व्यवस्था दशकों से बनी हुई है तो अचानक इस तरह सोसाइटी में पहुंचकर हंगामा करना कई सवाल खड़े करता है। कहीं ऐसे प्रदर्शनों के जरिए अराजकता का माहौल तो नहीं खड़ा किया जा रहा? डीएनए मित्रों, नोएडा में कल ही हंगामे की शुरुआत हुई। नोएडा के अलग अलग औद्योगिक इलाकों में एक साथ मजदूर अपनी मांगों को लेकर सड़कों पर उतर आए। शांतिपूर्ण प्रदर्शन का अधिकार हर किसी को है, लेकिन इस प्रदर्शन की आड़ में हिंसा को भी अंजाम दिया गया। प्रदर्शनकारियों ने सड़कें जाम कर दी, नोएडा में आना जाना ठप कर दिया। नोएडा में हर रोज लाखों लोग दिल्ली, गाजियाबाद और आसपास के शहरों से काम के लिए आते हैं। उन्हें आने जाने में भारी दिक्कतों का सामना करना पड़ा। इस दौरान गाड़ियां जलाई गईं, पत्थर फेंके गए और पुलिस पर हमला किया गया। मित्रों, आज भी नोएडा के कुछ सेक्टर्स में हंगामे की कोशिश की गई, लेकिन पुलिस आज पहले से तैयार थी। प्रशासन के पास खुफिया जानकारी थी। पुलिस को पता था कि मजदूरों के नाम पर एक सुनियोजित साजिश रची गई है। किस तरह से नोएडा को अस्थिर करने का षड्यंत्र रचा गया, अब आप इसे समझिए। यूपी पुलिस की जांच के मुताबिक एक ग्रुप ने पहले एक स्थान पर आगजनी की, फिर वो दूसरी लोकेशन पर आग लगाने के लिए पहुंचे। उन्होंने सीसीटीवी को निशाना बनाकर डिजिटल सबूत मिटाने की कोशिश की। ये संदिग्ध नोएडा के नहीं बल्कि बिहार, छत्तीसगढ़, तेलंगाना और आंध्र प्रदेश से जुड़े हैं। जांच के मुताबिक व्हाट्सएप ग्रुप बनाकर अफवाह फैलाई गई। प्रदर्शन के दौरान मजदूरों की मौत और उन पर हमले की झूठी खबरें वायरल की गई। सोचिए, मजदूरों का सहारा लेकर नोएडा के उद्योगों को ठप करने की कोशिश की गई। पुलिस की गाड़ियों को निशाना बनाया गया, उन्हें आग के हवाले कर दिया गया। डीएनए मित्रों, सोशल मीडिया पर कई सोशल मीडिया चैट और ऑडियो वायरल हो रहे हैं। इनमें श्रमिकों से साथ में मिर्ची पाउडर लाने की अपील की जा रही है। साथ ही यह भी कहा गया, जब तक सुनवाई नहीं होगी तब तक हड़ताल जारी रहेगी। एक ऑडियो भी वायरल है जिसे इस हिंसा से जोड़ा जा रहा है। आपको भी वो वायरल ऑडियो सुनना चाहिए ताकि हिंसा के पीछे के इरादों को आप समझ सकें। कल भाई पुलिस वालों पर हमला करना है, लाठीचार्ज दोबारा से पुलिस वालों पे होनी चाहिए, ठीक है। हमारे बहुत बहन भाई घायल हुए हैं, ठीक है, तो जल्दी सुबह आने की कृपा करें, ठीक है। मित्रों, हम इस वायरल ऑडियो की पुष्टि नहीं करते, लेकिन इसे नोएडा की हिंसा से जुड़ा बताया जा रहा है। अगर ये सही में इस हिंसा से जुड़ा ऑडियो है तो साफ साफ बताता है ये हिंसा कैसे साजिश बना करके, रच करके फैलाई गई। मजदूरों के इस आंदोलन में हजारों लोग शामिल थे, लेकिन ज्यादातर लोगों का हिंसा से कोई लेना देना नहीं। इसके पीछे सिर्फ गिने चुने कुछ लोग हैं, ऐसे लोग जो मजदूरों के नाम पर नोएडा में आग लगाना चाहते हैं। अभी कुछ ही दिन पहले यूपी एटीएस ने 4 संदिग्धों को गिरफ्तार किया था। उन्होंने पूछताछ में हिंसा के इसी तरीके अपनाने का खुलासा किया था। उनकी साजिश पाकिस्तान में बैठे हैंडलर्स के इशारे पर गाड़ियों को जलाकर हिंसा करवाने की थी। जांच में हुए इन्हीं खुलासों के आधार पर यूपी के मंत्री अनिल राजभर ने हिंसा के पीछे पाकिस्तानी कनेक्शन की बात कही। जो नोएडा की घटना है, उस घटना से एक बड़ी साजिश की बू आ रही है। मेरठ से 2 आतंकवादियों को गिरफ्तार किया गया और नोएडा से भी 2 आतंकवादियों को गिरफ्तार किया गया। उन चारों आतंकवादियों का कनेक्शन पाकिस्तान में बैठे लोगों से निकल के सामने आ रहा है।
एजेंसियां जांच कर रही हैं। आप जिस फंडिंग की बात कर रहे हैं, तो सारी संभावना अभी बनी हुई है, जिस तरह के संकेत आ रहे हैं। नोएडा में हुई हिंसा की जांच पुलिस ने अब तेज कर दी है। नोएडा पुलिस ने 7 एफआईआर दर्ज की है और अब तक करीब 400 लोगों को हिंसा के सिलसिले में हिरासत में लिया है। 2 एक्स हैंडल्स के खिलाफ अफवाह फैलाने पर एफआईआर दर्ज की गई है। 50 से ज्यादा बॉट हैंडल्स की पहचान की गई है, जिन्हें 24 घंटे के भीतर बनाया गया था, यानी ऐसे अकाउंट्स जो इंसाफ के बदले कंप्यूटर प्रोग्राम द्वारा चलाया जाता है। इंसान की जगह कंप्यूटर ये बॉट जो अकाउंट्स थे उसको चला रहे थे और अफवाह फैलाने का काम कर रहे थे। मित्रों, नोएडा में कल के आंदोलन के बाद यूपी सरकार ने नोएडा और गाजियाबाद के मजदूरों के वेतन में बढ़ोतरी का फैसला लिया। इसके तहत अकुशल श्रमिकों यानी जो स्किल्ड नहीं है उनका वेतन 11,313 रुपए से बढ़ाकर 13,690 रुपए तय किया गया है, यानी 2,377 रुपए की बढ़ोतरी की गई है। इसी तरह अर्धकुशल यानी सेमी स्किल्ड श्रमिकों की मजदूरी 12,445 रुपए से बढ़ाकर 15,059 रुपए होगी। उनका वेतन 2,614 रुपए बढ़ाया गया, जबकि कुशल श्रमिकों की मजदूरी 13,940 रुपए से बढ़ाकर 16,868 रुपए कर दी गई है। उन्हें 2,928 रुपए का फायदा मिलेगा। इसके अलावा यूपी के बाकी जिलों में भी श्रमिकों का न्यूनतम वेतन बढ़ाया गया है। नया वेतन 1 अप्रैल से लागू किया गया है। मित्रों, मजदूर हों या सरकारी कर्मचारी, आमतौर पर वेतन बढ़ोतरी की मांग पर इतनी जल्दी फैसला नहीं होता, लेकिन यूपी सरकार ने एक ही दिन में लगभग 3,000 रुपए तक का वेतन बढ़ाने का निर्णय लिया। हो सकता है कि कुछ मजदूरों को यह अभी भी कम लग रहा हो, लेकिन ये एक अच्छी शुरुआत है। इसके बाद आंदोलन खत्म हो जाना चाहिए था, लेकिन हुआ क्या? हुआ यह कि नोएडा की मेट्स भी वेतन बढ़ोतरी की मांग को लेकर संगठित ढंग से प्रदर्शन करने लगी। वहां पत्थरबाजी भी हुई। यही इस आंदोलन के मकसद पर सवाल खड़े कर रहा है। आज जब मेट के आंदोलन की बात हो रही है तो आपको मेट को लेकर कुछ एक्स्ट्रा जानकारी भी पता होनी चाहिए। भारत में घरेलू कामगारों की संख्या को लेकर भारी विरोधाभास है। एनएसएसओ यानी नेशनल सैंपल सर्वे ऑफिस के आधिकारिक आंकड़े के मुताबिक लगभग 42 लाख घरेलू कामगार हैं। वहीं राष्ट्रीय घरेलू कामगार आंदोलन यानी NDWM और अन्य एनजीओ मानते हैं यह संख्या 5 करोड़ से भी ज्यादा है। इस अंतर का कारण यह है कि मेड आमतौर पर रजिस्ट्रेशन नहीं करवाती हैं। भारत में घरेलू कामगारों के लिए कोई केंद्रीय कानून नहीं है। कुछ राज्यों में वेलफेयर बोर्ड तो हैं, लेकिन वो मेड की मदद को लेकर बहुत सक्रिय नहीं है। मेड के मेहनताने की बात करें तो दिल्ली, एनसीआर और मुंबई जैसे शहरों में ये सबसे ज्यादा है। दिल्ली एनसीआर में फुल टाइम काम करने वाली मेड का पारिश्रमिक आमतौर पर 12,000 से लेकर 20,000 के बीच है। अगर वो किसी एजेंसी के जरिए जाती हैं तो उन्हें अपनी कमाई का एक हिस्सा एजेंसी को भी देना पड़ता है। मुंबई में फुल टाइम काम करने वाली मेड का पारिश्रमिक 12,000 से 18,000 के बीच है। भारत में लोग अपनी आमदनी का 8 से 15% तक मेड पर खर्च करते हैं। मित्रों, भारत की तुलना में दुनिया के विकसित देशों में मेड पर बहुत ज्यादा खर्च करना पड़ता है। अमेरिका और ब्रिटेन में फुल टाइम मेड रखने पर $2,500 से $4,000 यानी 2.25 लाख से 3.25 लाख रुपए तक खर्च करने पड़ते हैं। यानी इतना ज्यादा खर्च कि ज्यादातर लोग मेड नहीं रख पाते। वहां उनको कानूनी संरक्षण भी सबसे ज्यादा है। पश्चिमी देशों में श्रम महंगा होने की वजह से लोग अपना काम खुद करते हैं। वहां बर्तन धोने के लिए घर घर में डिशवॉशर है, यानी मशीनों के जरिए मेड का काम कराया जाता है। वहीं भारत में श्रम सस्ता होने की वजह से मेड पर निर्भरता की संस्कृति है। यानी मित्रों, नोएडा देश विरोधी ताकतों के निशाने पर इसलिए है क्योंकि देश और उत्तर प्रदेश के विकास का रास्ता यहां से होकर गुजरता है। अब हम आपको उस रास्ते पर लेकर चलेंगे जो देश की तरक्की का सबसे तेज मार्ग है। हम बात कर रहे हैं दिल्ली देहरादून एक्सप्रेसवे की। मित्रों, आज दिल्ली देहरादून एक्सप्रेसवे का उद्घाटन कर दिया गया। यह एक्सप्रेसवे 210 किलोमीटर लंबा है। पहले दिल्ली से देहरादून पहुंचने में 5 से 6 घंटे का वक्त लगता था, लेकिन अब यह फासला सिर्फ 2.5 घंटे में पूरा हो जाएगा। जी हां, सिर्फ 2.5 घंटे में। अभी यह एक्सप्रेसवे 6 लेन का है, लेकिन NHAI की योजना है कि इसे आने वाले वक्त में 8 लेन का बना दिया जाए। इस एक्सप्रेसवे पर कुल 6 टोल प्लाजा होंगे। इस प्रोजेक्ट की कुल लागत लगभग 12,000 करोड़ रुपए है। मित्रों, 2.5 घंटे में देहरादून तक पहुंच जाना, यह तो शायद दिल्ली वालों ने कभी सोचा भी नहीं होगा। आगे बढ़ने से पहले हम आपको उस रूट के बारे में बता देते हैं जिसके जरिए दिल्ली वाले बिना किसी बाधा के सिर्फ 2.5 घंटे में देहरादून पहुंच जाएंगे। मित्रों, वो एक्सप्रेसवे के दिल्ली में अक्षरधाम मंदिर से ये शुरू होगा, फिर ये लोनी से होते हुए बागपत के खेकड़ा पहुंचेगा।
खेकड़ा से सहारनपुर और गणेशपुर होता हुआ ये रास्ता देहरादून जाकर खत्म होगा। जब हम किसी एक्सप्रेसवे को देखते हैं तो आमतौर पर सोचते हैं कि चलो एक और एक्सप्रेसवे बन गया। जो लोग ऐसे एक्सप्रेसवे का इस्तेमाल करते हैं वो इसे एक सहूलियत मानते हैं, लेकिन एक्सप्रेसवे सिर्फ सफर का रास्ता नहीं है बल्कि देश के विकास का मार्ग होता है, जिसका जिक्र दिल्ली देहरादून एक्सप्रेसवे के उद्घाटन के मौके पर प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने भी किया। इकोनॉमिक कॉरिडोर प्रगति के नए द्वार है, गेटवे हैं, डोर है और इनसे उम्मीदों की डोर भी जुड़ी हुई है। इकोनॉमिक कॉरिडोर सड़क के अलावा नए नए व्यापार कारोबार का मार्ग बनाते हैं। फैक्ट्रियों के लिए, गोदामों के लिए पूरा नेटवर्क, उसका आधार तैयार करते हैं। मित्रों, एक्सप्रेसवे कहने को सिर्फ एक रास्ता होता है, लेकिन यह देश के आर्थिक विकास और सैन्य क्षमता को बढ़ाने में बड़ा योगदान देता है। अब हम आपको एक्सप्रेसवे के आर्थिक मंत्र के बारे में बताने जा रहे हैं। हमें उम्मीद है कि एक्सप्रेसवे की इकोनॉमी से जुड़ा ये जानकारी आपको भी पसंद आएगी। आप चाहें तो इसे नोट भी कर सकते हैं। मित्रों, डीएनए की शोधशाला में जब हमने एक्सप्रेसवे में निवेश और नफे के हिसाब पर रिसर्च की तो पता चला एक्सप्रेसवे पर लगाया गया 1 रुपया देश की जीडीपी में लगभग 3.25 रुपए का इजाफा करता है। यानी 1 रुपए के एक्सप्रेसवे से 3 रुपए 21 पैसे का फायदा होता है। अगर अनुपात में हिसाब लगाया जाए तो यह निवेश की राशि हटाकर 221% का मुनाफा है। इतना मुनाफा तो आमतौर पर शेयर बाजार या फिर किसी बचत स्कीम में भी नहीं मिलता। मित्रों, हमारे देश में व्यापारिक माल की आवाजाही का लगभग 64.5% हिस्सा रोड नेटवर्क यानी सड़कों से होता है। एक्सप्रेसवे की वजह से इस आवाजाही पर होने वाला खर्च भी कम हो जाता है। जैसे 2014-15 में देश की जीडीपी का 13 से 14% सड़कों से होने वाली आवाजाही पर खर्च हुआ, लेकिन 10 साल बाद यानी जब देश में एक्सप्रेसवे की संख्या बढ़ गई तो यह खर्च घटकर जीडीपी का 7.97% हो गया। NCAER की एक रिपोर्ट के मुताबिक एक्सप्रेसवे की वजह से हर साल देश की जीडीपी को 3.5 लाख करोड़ रुपए की बचत हो रही है। मित्रों, एक्सप्रेसवे से सिर्फ जीडीपी को फायदा नहीं होता बल्कि ऐसे रास्ते पर सफर करने की वजह से आपकी और हमारी जेब पर भी कम बोझ पड़ता है। एक अनुमान के मुताबिक सफर का रास्ता छोटा हो जाने से औसतन 30 से 40% तेल कम खर्च होता है, यानी तेल की बचत आपका खर्च कम कर देती है। मित्रों, यही वजह है कि भारत अब तेजी से एक्सप्रेसवे बनाने की तरफ बढ़ रहा है। भारत के मिशन एक्सप्रेसवे की जानकारी देने से पहले हम आपको यह बताना चाहते हैं कि एक्सप्रेसवे बनाने के मामले में दुनिया का कौन सा देश सबसे आगे है। इस लिस्ट में सबसे ऊपर चीन है, जो अब तक 1,77,000 किलोमीटर लंबे एक्सप्रेसवे बना चुका है। 77,000 किलोमीटर के साथ अमेरिका दूसरे नंबर पर है। तीसरे नंबर पर स्पेन है, जहां 17,000 किलोमीटर के एक्सप्रेसवे बन चुके हैं। चौथे और पांचवें नंबर पर जर्मनी और कनाडा हैं। 6,500 किलोमीटर एक्सप्रेसवे के साथ भारत दुनिया में फिलहाल 6ठे नंबर पर है और एशिया में दूसरे नंबर पर। मित्रों, भारत का लक्ष्य टॉप 5 देशों में अपनी जगह बनाना है। इसी लक्ष्य को पूरा करने के लिए भारत माला परियोजना को शुरू किया गया। इस योजना के जरिए पूरे देश को एक्सप्रेसवे के जरिए जोड़ा जाना है। वर्ष 2014 तक हमारे देश में सिर्फ 93 किलोमीटर का एक्सप्रेसवे था। 2024-25 में यह आंकड़ा बढ़कर 6,059 किलोमीटर तक पहुंच गया है। इस साल के अंत तक देश भर के एक्सप्रेसवे की लंबाई 7,500 किलोमीटर हो जाएगी और 2033 तक 17,000 किलोमीटर के एक्सप्रेसवे बनाने का मिशन रखा गया है। यह लक्ष्य हासिल होते ही भारत एक्सप्रेसवे के मामले में दुनिया के टॉप 5 देशों में शामिल हो जाएगा। मित्रों, अगर आप किसी भी एक्सप्रेसवे पर जाएंगे तो आप आसानी से समझ जाएंगे ये एक्सप्रेसवे किस तरह विकास का रास्ता खोलते हैं। एक्सप्रेसवे की बड़ी सड़कों के जरिए किसान आसानी से अपनी फसल मंडी तक पहुंचा पाते हैं। एक्सप्रेसवे पर खुले ढाबों और रेस्टोरेंट से हजारों लोगों को रोजगार मिलता है। इतना ही नहीं, एक्सप्रेसवे के जरिए जमीन के दाम भी तेजी से बढ़ते हैं। अर्थशास्त्र की भाषा में इसे एक्सप्रेसवे का लॉटरी इफेक्ट कहा जाता है। जो लोग दिल्ली एनसीआर में रहते हैं उन्हें याद होगा कि एक्सटेंशन से पहले यमुना एक्सप्रेसवे के नजदीक जमीनों की कीमत तकरीबन 1650 रुपए प्रति वर्ग फीट थी। आज ये दाम बढ़कर 11,000 रुपए स्क्वायर फीट पहुंच चुके हैं, यानी 6 साल में जमीन के दाम तकरीबन 6 गुना बढ़े हैं। इसी तरह 2020 में द्वारका एक्सप्रेसवे के नजदीक जमीनों के दाम 9,434 रुपए स्क्वायर फीट थे। 2024-25 में यह आंकड़ा 18,668 रुपए प्रति वर्ग फीट पहुंच गया,
यानी 4 साल के अंदर दाम 2 गुने हो गए। मित्रों, जब एक्सप्रेसवे के लिए जमीन का अधिग्रहण किया जाता है तो यही बढ़े हुए दाम किसानों की किस्मत पलट देते हैं। सिर्फ जमीनों के अच्छे दाम ही नहीं मिलते, बल्कि ग्रामीण इलाकों में आय भी बढ़ जाती है। इसी मुद्दे पर सिंगापुर इकोनॉमिक रिव्यू ने एक रिसर्च की। इस शोध से सामने आया कि एक्सप्रेसवे से जुड़ी आर्थिक गतिविधियां ग्रामीण परिवारों की आय में 23% की बढ़ोतरी करती हैं। यानी जो परिवार दिन का 500 रुपए कमाता था, वो एक्सप्रेसवे की बदौलत दिन का 615 रुपए कमाने लगा। एक्सप्रेसवे का आर्थिक फायदा आपने समझ लिया। अब हम आपको एक्सप्रेसवे के सैन्य इस्तेमाल की जानकारी देने जा रहे हैं। डीएनए मित्रों, हमारे देश में ऐसे 4 एक्सप्रेसवे तैयार हो चुके हैं जिन पर भारतीय वायुसेना के फाइटर जेट और ट्रांसपोर्ट विमानों को उतारा जा सकता है। पहला है आगरा लखनऊ एक्सप्रेसवे, दूसरा है पूर्वांचल एक्सप्रेसवे। इनके साथ ही बुंदेलखंड और गंगा एक्सप्रेसवे से भी एयरफोर्स के विमान टेक ऑफ और लैंडिंग कर सकते हैं। इसका सीधा मतलब है, अगर युद्ध जैसे आपातकाल में वायुसेना की हवाई पट्टियों को नुकसान पहुंचाया जाए तो ये एक्सप्रेसवे हवाई पट्टियों का विकल्प बन सकते हैं। जब आप अगली बार किसी एक्सप्रेसवे पर सफर करें तो हमारे इस विश्लेषण को याद रखिएगा, ताकि आपको पता चल सके कि आप सिर्फ डामर से बनी किसी सड़क पर नहीं चल रहे हैं, बल्कि आप भारत के विकास मार्ग पर चलकर अपनी मंजिल की तरफ जा रहे हैं। यानी मित्रों, प्राचीन यूनानी दार्शनिक हेराक्लिटस ने कहा है कि परिवर्तन ही संसार का एकमात्र स्थायी सत्य है। देश अब 20 से अधिक एक्सप्रेसवे पर दौड़ रहा है, यही परिवर्तन है। आज एक परिवर्तन बिहार में भी हुआ, जहां अब नीतीश कुमार का शासन खत्म हो गया। करीब 21 साल तक बिहार में सरकार चलाने वाले नीतीश कुमार ने आज सीएम पद से इस्तीफा दे दिया। बीजेपी पहली बार नेतृत्व के मामले में छोटे भाई से बड़े भाई की भूमिका में आ गई। 46 साल में पहली बार बिहार में बीजेपी का मुख्यमंत्री बनने वाला है। जो सम्राट चौधरी नीतीश कुमार के डिप्टी थे, वही अब बिहार की बागडोर संभालेंगे। उन्होंने राज्यपाल के सामने मुख्यमंत्री बनाने का दावा आज पेश कर दिया। कल 11 बजे उनका शपथ ग्रहण होगा। अब देश के 16 राज्यों में बीजेपी के मुख्यमंत्री हो जाएंगे। ये बीजेपी की सबसे बड़ी उपलब्धि इसलिए भी है क्योंकि ये चौथा राज्य है जहां बीजेपी कभी छोटे भाई की भूमिका में रहती थी, लेकिन अब कमान उसके हाथों में है। सम्राट चौधरी अगले 4.5 साल तक बिहार के मुख्यमंत्री रहेंगे। नीतीश ने जहां तक बिहार को पहुंचाया, वहां से सम्राट को आगे ले जाने की क्या क्या चुनौतियां होंगी, ये आज आपको जानना चाहिए। मित्रों, आचार्य चाणक्य ने कहा है कि राज्य और सत्ता कभी स्थायी नहीं होते, समय के साथ उनका परिवर्तन निश्चित है। यही नीतीश कुमार के साथ भी हुआ। बिहार की एक पीढ़ी ने नीतीश कुमार को ही सत्ता के केंद्र में देखा है। भले ही 9 महीने के भीतर जीतन राम मांझी को नीतीश ने सत्ता सौंपी थी, लेकिन सच यही है, तब भी सुपर सीएम नीतीश कुमार ही थे। बिहार में सबसे ज्यादा दिनों तक मुख्यमंत्री की कुर्सी पर नीतीश कुमार ही रहे। 7300 दिनों तक कुर्सी पर रहने वाले वो बिहार के एकमात्र मुख्यमंत्री। वो बिहार के पहले ऐसे मुख्यमंत्री थे जिन्होंने 10 बार शपथ ली, जिन्होंने 6 बार इस्तीफा दिया और बिहार के सभी बड़े दलों के साथ मिलकर सरकार चलाई। नीतीश कुमार 10 बार शपथ लेने वाले देश के एकमात्र मुख्यमंत्री हैं। लंदन की वर्ल्ड बुक ऑफ रिकॉर्ड्स में भी यह दर्ज है। लेकिन बिहार के लोगों के दिलो दिमाग में, विशेषकर वो लोग जिन्होंने 2005 से पहले का शासन देखा था, वो नीतीश को एक ऐसे परिवर्तनकारी नेता के तौर पर याद करेंगे जिन्होंने खौफ तंत्र को तोड़ दिया। ऐसा नहीं कि आज बिहार अपराध मुक्त हो चुका है, लेकिन पटना से लेकर बेतिया गोपालगंज तक एक अदृश्य डर का जो आभा मंडल था, उसे तोड़ने का श्रेय नीतीश कुमार को ही जाता है। महादलित, ईबीसी और पासमानदा जैसे शब्दों के जरिए नीतीश ने वोट बैंक की सटीक सोशल इंजीनियरिंग की। अब जब नीतीश कुमार की सरकार की नीतीश ने औपचारिक विदाई ले ली सरकार से, तब हम आपको नीतीश राज में ऐसे कुछ परिवर्तन के बारे में संक्षेप में बताना चाहेंगे जो उनकी उपलब्धि के तौर पर हमेशा जाने जाएंगे। 2005 तक बिहार में बिजली की घोर कमी थी। विशेषकर ग्रामीण क्षेत्रों में कई दिनों तक बिजली गायब रहती थी। उस समय प्रति व्यक्ति बिजली खपत लगभग 60 किलोवाट घंटा थी, जो आज बढ़कर 374 किलोवाट घंटा हो गई है। हर घर बिजली योजना के तहत अब रोज 20 से 22 घंटे बिजली उपलब्ध रहती है। पिछले 21 वर्षों में प्रति व्यक्ति बिजली खपत भी लगभग 3 गुना बढ़ी है। 2005 से पहले बिहार में 14,468 किलोमीटर सड़क नेटवर्क था, जो अब बढ़कर 26,000 किलोमीटर से ज्यादा हो चुका है। साल 2005-06 में ग्रामीण सड़क 835 किलोमीटर बनी थी, वो अब 1,19,067 किलोमीटर बन गई। 2005 से पहले बिहार में महिला साक्षरता दर लगभग 33% थी, जो 2025 तक बढ़कर 60% से ज्यादा हो गई। शिक्षा में बेटियों की भागीदारी बढ़ाने के लिए नीतीश कुमार ने यूनिफॉर्म और बालिका साइकिल योजना चलाई। इसका असर भी पड़ा।
2005 से पहले बिहार में हत्या, अपहरण और जमीन कब्जा जैसी घटनाएं आम थी। तब आईपीसी क्राइम रेट प्रति लाख 312 था, जो 53% घटकर 2024 में 145 पर आ गया। आज जो उनका सुशासन बाबू वाला जो उपनाम है, उसकी वजह भी वही है। पंचायती राज में महिलाओं को 50% आरक्षण देने और देश में पहली जाति आधारित जनगणना कराने वाले मुख्यमंत्री के तौर पर भी नीतीश कुमार याद किए जाएंगे। बिहार को स्वर्णिम युग में लाया और वहीं लालू जी का जंगल राज रहा। दोनों की तुलना होगी तो नीतीश कुमार का एक स्वर्णिम युग 20 साल रहा। बिहार और कोई भी बिहारी, भले वो उनका समर्थक रहा हो नहीं रहा हो, कभी भी मुख्यमंत्री नीतीश कुमार जी के द्वारा किए गए कार्यों को ना कभी भूल पाएगा। सत्ता होते हुए भी सत्ता सौंप देना, ये नीतीश कुमार का बहुत बड़प्पन दिखाता है। इस राज्य के नेता तो हमेशा नीतीश कुमार रहेंगे, इसमें कोई शक नहीं है, लेकिन उन्होंने बड़े परिवर्तन के लिए रास्ता खोला है, ये इतिहास के पन्नों में जाएगा। मित्रों, नेल्सन मंडेला ने कहा है कि हर सत्ता का एक अंत होता है और हर अंत एक नई शुरुआत की संकेत देता है। बिहार में भी यही हुआ है। नीतीश कुमार की विदाई के बाद अब सम्राट चौधरी के आगमन का समय है। सीएम के तौर पर उनके नाम का ऐलान होने के बाद उन्होंने क्या कहा, ये सुनिए। सरकार का सुशासन सभी जाति धर्मों से उठकर नीचे तक पहुंचाना, पिछड़े हो, अति पिछड़े हो, दलित समाज हो, महादलित समाज हो, स्वर्ण समाज के गरीब हो, सभी के बीच में जो लगातार सबका साथ सबके विकास का सपना प्रधानमंत्री जी ने देखा है, उस सपने को साकार करना है। नीतीश की विरासत संभालने जा रहे बीजेपी के सम्राट चौधरी के सामने कई चुनौतियां हैं। पहली बार बिहार में बीजेपी की सरकार बनी है, इसलिए ये चुनौतियां कई स्तर पर हैं। सबसे बड़ी चुनौती पलायन और रोजगार को लेकर है। नीतीश कुमार ने जो 1 करोड़ रोजगार का लक्ष्य रखा था, वो अधूरा है। शहरी क्षेत्रों में करीब 7% पुरुष और 9% से ज्यादा महिलाएं बेरोजगार हैं। बिहार में रोजगार नहीं है, इसलिए वहां से हर साल लाखों लोग दूसरे राज्यों में पलायन करते हैं। करीब 13 करोड़ आबादी में से लगभग 3 करोड़ यानी 20% लोग हर साल काम के लिए बाहर जाते हैं। उसे काम करने की चुनौती भी इस पर सम्राट चौधरी के सामने होगी। अपराध पर पूरी तरह काबू करना, यह भी सम्राट चौधरी के लिए बड़ी चुनौती है। सियासी तौर पर बात करें तो जेडीयू के साथ किस तरह तालमेल बिठाकर रखना है, यह भी सम्राट चौधरी की अग्नि परीक्षा जैसी ही होगी। नीतीश की विरासत को आगे बढ़ाते हुए बीजेपी की एक अलग और सशक्त पहचान बनाना ये चैलेंज भी सम्राट चौधरी के सामने रहेगा। बीजेपी के आलाकमान को लग रहा है कि इसे पूरा करने में वो सफल होंगे। यही कारण है कि आज विधानमंडल दल की बैठक में सम्राट चौधरी को नेता चुन लिया गया। उसके बाद उन्होंने राज्यपाल से मिलकर सरकार बनाने का दावा पेश किया। सम्राट चौधरी ना आरएसएस की पाठशाला से निकले हैं और ना ही बीजेपी से अपनी सियासी पारी का आगाज किया है। फिर भी बीजेपी ने उन्हें मुख्यमंत्री बनाने का फैसला किया, तो उसकी कुछ राजनीतिक वजह हैं। सम्राट को सत्ता के केंद्र में लाकर बीजेपी ने 7 से 8% लव कुश वोट बैंक को साधने की कोशिश की है। सम्राट को मुख्यमंत्री बनाकर बीजेपी ने ओबीसी वोट बैंक को भी संदेश दिया है। नीतीश कुमार भी सम्राट चौधरी को ही अपना उत्तराधिकारी बनाना चाहते थे। यही कारण है कि सम्राट ही अब बिहार की सरकार के चौधरी बनने जा रहे हैं। नीतीश कुमार को मुख्यमंत्री वाला फेयरवेल दिया जा रहा है। 2 दशक के बाद बिहार में पूर्ण सत्ता परिवर्तन हो रहा है। एक ऐतिहासिक परिवर्तन अब संसद में भी होने वाला है। भारत अब नारी शक्ति में सुपर पावर बनने वाला है। दुनिया के बड़े बड़े देश अब पीछे छूट जाएंगे। इसकी तैयारी एक कदम और आगे बढ़ गई है। मित्रों, संसद में महिलाओं की 1/3 भागीदारी का रास्ता साफ होता जा रहा है। जिस संविधान संशोधन के जरिए लोकसभा में 33% आरक्षण मिलेगा महिलाओं को, उसे संसद में पेश करने की तारीख आ चुकी है। सरकार ने मसौदा तैयार कर लिया है। सांसदों को संविधान संशोधन विधेयक की कॉपियां सौंप दी गई हैं। 16 अप्रैल को संसद में पेश करने की तैयारी है इसे। आज हम आपको बताएंगे नए मसौदे में क्या है और इस विधेयक के पास होने के बाद क्या क्या बदल जाएगा। मित्रों, संविधान निर्माता डॉक्टर भीमराव अंबेडकर ने कहा था, राजनीतिक लोकतंत्र तब तक अधूरा है जब तक समाज के हर वर्ग, खासकर महिलाओं को समान प्रतिनिधित्व ना मिले। इसी दिशा में अब देश आगे बढ़ चुका है। संसद में महिला आरक्षण को लागू करने के लिए सरकार जो विधेयक पैकेज ला रही है, उसमें ये 3 मुख्य विधेयक शामिल हैं। पहला, संविधान का 131वां संशोधन विधेयक 2026। यह बिल पास होने पर लोकसभा में सांसदों की संख्या 543 से बढ़कर 850 हो जाएगी। जो 850 सीटें होंगी उनमें राज्यों के लिए 815 और केंद्र शासित प्रदेशों के लिए 35 सीटें हैं।
दूसरा परिसीमन विधेयक 2026 है। यह विधेयक देश में निर्वाचन क्षेत्रों की सीमाओं को दोबारा तय करने के लिए एक नए परिसीमन आयोग के गठन का रास्ता साफ करेगा। यह आयोग बढ़ी हुई सीटों के हिसाब से नए चुनाव क्षेत्रों का निर्धारण करेगा। और तीसरा केंद्र शासित प्रदेश कानून संशोधन विधेयक 2026। इस बिल के माध्यम से दिल्ली, जम्मू कश्मीर और पुडुचेरी जैसे विधानसभा वाले केंद्र शासित प्रदेशों में भी 33% महिला आरक्षण लागू करने के लिए कानूनी प्रावधान किए जाएंगे। तीनों विधेयकों का मकसद 2029 तक संसद में महिलाओं का आरक्षण लागू करना है। प्रधानमंत्री मोदी ने भी सभी राजनीतिक दलों से इसे लागू करने के लिए संवाद और सहयोग का आह्वान किया है। हम आपको सुनाते हैं आज प्रधानमंत्री मोदी ने इस पर क्या कहा। 4 दशकों के इंतजार के बाद संसद ने नारी शक्ति वंदन अधिनियम पारित किया था। अब महिलाओं को ये जो हक मिला है ना, इस हक को लागू करने में देर नहीं होनी चाहिए। अब जो 2029 में लोकसभा के चुनाव होंगे और तब से लेकर के आगे विधानसभा के भी चुनाव आते रहेंगे, जो भी चुनाव आते रहेंगे 2029 से ही ये लागू हो जाना चाहिए। मित्रों, इंदिरा गांधी ने कहा था कि सत्ता में महिलाओं की भागीदारी केवल अधिकार नहीं बल्कि लोकतंत्र की मजबूती है। इसी का रास्ता तैयार भी हो रहा है। जब 33% आरक्षण लागू हो जाएगा तो संसद में कम से कम 281 महिलाएं रहेंगी। नई सोच और नई ऊर्जा के साथ संसद में आने वाली महिलाओं की संख्या भी बढ़ेगी और शक्ति भी बढ़ेगी। इस समय लोकसभा में सिर्फ 74 महिलाएं हैं। 2019 में जो महिला सांसदों की संख्या 14% थी, अब उससे भी कम हो गई। डीएनए में आवाज का संदेश। जिंदगी में सिर्फ 2 ही इनिंग होती हैं, पहली सीखने की, दूसरी जीतने की। अगर पहली इनिंग में आपने मेहनत कर ली तो दूसरी इनिंग भी आपकी ही होगी। डीएनए में अब आपको जय हिंद कहने का समय आ गया है। जय हिंद। डीएनए में कल आपसे फिर मुलाकात होगी। तब तक के लिए अपना ख्याल रखिए, सुरक्षित रहिए, मुस्कुराते रहिए और याद रखिए, ये देश सबका है, ये देश हर जाति हर धर्म का है। मित्रों, हम सबका डीएनए एक है। धन्यवाद।